अब जो हमारी पहली विधि है प्रयोगात्मक विधि, उसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि वह वैज्ञानिक विधि होती है जिसमें किसी समस्या या व्यवहार के कारण परिणाम कॉज इफेक्ट संबंध को जानने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी की बात को सच या गलत सिद्ध करने के लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग किया जाए तो उसे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 20 बच्चों की कक्षा में दो समान समूह में 10-10 कैंडिडेट को बांट दिया जाए, 10-10 छात्रों को बांट दिया जाए और 10 छात्रों को रोजाना 30 मिनट याद करने के लिए कोई चैप्टर दिया जाए और दूसरे समूह को कुछ भी याद करने के लिए नहीं दिया जाए, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, और रोजाना जो पहला जो समूह है उस पर रोजाना 30 मिनट याद करने के लिए दिया जाता है, तो 15 दिन के बाद दोनों समूह की स्मरण शक्ति जब जांच की जाती है तो परिणाम ये निकलता है कि समूह ए के बच्चों का समूह बी के बच्चों से परिणाम बेहतर पाया जाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, रोजाना अभ्यास करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति तेज होती है। तो इसमें इसका पहला जो है परिभाषा देख लेते हैं। प्रयोगात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है, प्रयोगात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें किसी समस्या या व्यवहार के समस्या या व्यवहार के कारण परिणाम इसको बोलते हैं कॉज या इफेक्ट के संबंध को कॉज या इफेक्ट के संबंध को जानने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। या हम सरल शब्दों में से बोल सकते हैं, जब किसी बात को सच या गलत सिद्ध करने के लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग किया जाए तो उसे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। इसमें उदाहरण है, जैसे एक कक्षा के 20 छात्रों को दो समूह में बांट दिया जाए। समूह ए में 10 छात्र तथा समूह बी में भी 10 छात्र बांट दिए जाए। बांटने पर समूह ए के छात्रों को रोजाना 15 मिनट किसी पुस्तक
किसी पुस्तक को याद करवाना तथा समूह बी के छात्रों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाना। यह लगातार 15 दिनों तक किया जाता है। यह लगातार 15 दिनों तक किया जाता है। लगातार कितने दिनों तक किया जाता है? 15 दिनों तक किया जाता है। यह लगातार 15 दिनों तक किया जाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसका निष्कर्ष जब 15 दिनों के बाद दोनों समूह की जांच की जाती है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो समूह ए के बच्चों का स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाती है और समूह बी के छात्रों की बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब यह है कि रोजाना अभ्यास करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। निष्कर्ष में यह है, रोजाना अभ्यास करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। समूह बी के छात्रों पर समूह जो बी के छात्र की स्मरण शक्ति है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है और समूह ए के छात्रों की जो स्मरण शक्ति है वह बढ़ती है। तो हमें रोजाना जो है पढ़ाई करते रहना चाहिए। ये हमारा प्रयोगात्मक विधि हो गया। अब जो सेकंड विधि है, सेकंड विधि से पहले इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका परिणाम यह है कि समूह ए के बच्चों का समूह ए के बच्चों का परिणाम समूह बी के छात्रों से समूह बी के बच्चों से बेहतर पाया गया। समूह बी के बच्चों से बेहतर पाया गया। यह हमारा प्रयोगात्मक विधि हो गया। इसके बाद में जो हमारी सेकंड टाइप है वो है निष्कर्ष निरीक्षण विधि। सेकेंड टाइप है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड। इस विधि को दो भागों में बांटा गया है। इस विधि को कितने भागों में बांटा गया है? पहली है अंतर्दर्शन विधि। जिसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शनल मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड
दूसरी जो है वो है बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन विधि, इसे बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन। एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसमें हम जो है पहली विधि पढ़ेंगे, अंतर्दर्शन विधि। पहली जो हमारी विधि है अंतर्दर्शन विधि। इसके जो इंग्लिश शब्द है वो आपको जरूर याद करना है। अंतर्दर्शन विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें व्यक्ति अपने ही मन की भावनाओं, विचारों, अनुभूतियों और अनुभवों का स्वयं निरीक्षण करता है। इसमें व्यक्ति किसी की सहायता के बिना स्वयं का निरीक्षण करता है, अपने मन ही मन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंतर्दर्शन विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है अंतर्दर्शन विधि वह मनोवैज्ञानिक होती है जिसमें व्यक्ति अपने ही मन की भावनाओं अपने ही मन की भावनाओं अपने ही मन की भावनाओं, विचारों, अनुभूतियों और अनुभवों तथा अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, उसे ही हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। उसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब इंसान अपने मन के भीतर झांककर, इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब इंसान अपने मन के भीतर झांककर अपने अनुभवों का अध्ययन करता है, अपने मन के भीतर झांककर अपने मन के भीतर झांककर स्वयं का, अपने मन के भीतर झांककर अपने अनुभवों का अध्ययन करता है, स्वयं अपने अनुभवों का अध्ययन करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इसे ही हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं।
इसका एक उदाहरण है कि जब कोई छात्र परीक्षा से डरता है, घबराता है, पहले एग्जाम से पहले वह सोचता है कि उसने पढ़ाई नहीं की, वह कहीं फेल ना हो जाए, तो मतलब उसको परीक्षा से देने से पहले ही डर लगने लग जाए परीक्षा से, तो इससे मतलब अपने आप को एनालिसिस करता रहता है मन ही मन कि अब क्या लिखेंगे, पढ़ा तो कुछ है नहीं। तो ये अंतर्दर्शन विधि का उदाहरण है। जब कोई छात्र परीक्षा से पहले जब कोई छात्र परीक्षा से पहले सोचता है, घबराता है, घबराता है और उसे डर लगता है और डरता है क्योंकि इसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। डरता है कि मैं कहीं फेल नहीं हो जाए। फेल ना हो जाए क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। यह इसका उदाहरण हो गया अंतर्दर्शन विधि का। अब इसकी विशेषता देखते हैं हम। अंतर्दर्शन विधि की विशेषता देखते हैं हम। विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि यह स्वयं अवलोकन पर आधारित होती है। यह स्व अवलोकन यानी कि इसमें मनुष्य स्वयं अवलोकन करता है। स्वयं अवलोकन पर आधारित होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसमें व्यक्ति स्वयं निरीक्षक और विषय दोनों होता है। ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट है, मानसिक अनुभवों का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव होता है। मानसिक अनुभवों का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव होता है। इसमें चौथा पॉइंट है, यह विधि सरल व सस्ती है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता इस विधि में। यह विधि सरल होती है क्योंकि मनुष्य स्वयं अवलोकन करता है। यह व्यक्ति निरीक्षक यानी कि खुद ही तो इसमें निरीक्षण करने वाला होता है और विषय जिस पर किया जा रहा है वह स्वयं होता है। मानसिक अनुभवों का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव होता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति स्वयं पर जो अवलोकन कर रहा है वह अपने आप से झूठ बोलेगा नहीं, अपने आप के बारे में गलत सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अपने मन में क्या चल रहा है। वह अपने मन का जो है प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा, इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन करेगा। और यह विधि सरल होती है क्योंकि इसमें वह स्वयं के बारे में अवलोकन करता है, न कि दूसरे के बारे में। और यह विधि सस्ती है क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है उसका।
ठीक है, अब इसके लाभ जो होते हैं वो लाभ देख लेते हैं हम। मन के आंतरिक अनुभवों का ज्ञान मिलता है इसमें। इसमें क्या होता है, मन के आंतरिक अनुभवों का ज्ञान मिलता है। मन के आंतरिक अनुभवों का ज्ञान मिलता है। दूसरा है भावनाओं और विचारों को समझने में सहायक। भावनाओं और विचारों को समझने में सहायक। थर्ड पॉइंट है आत्मविश्लेषण की क्षमता विकसित होती है। आत्मविश्लेषण की क्षमता विकसित होती है। यह इसकी विशेषता हो गई। लाभ हो गया, लाभ ये है कि इसमें आंतरिक अनुभवों का ज्ञान मिलता है। श्रम के जो मन के जो आंतरिक अनुभव है उससे उसने क्या सीखा, उनका अनुभव मिलता है। भावनाओं और विचारों को समझने में सहायक। इसमें व्यक्ति स्वयं की भावनाओं और विचारों को समझने में सहायक होता है। और आत्म विश्लेषण यानी कि स्वयं का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। अब इसके बाद में आता है लाभ हो गया। अब हानि, अब इसकी हम हानियां देख लेते हैं, डिमेरिट्स। लाभ को बोलते हैं इंग्लिश में मेरिट्स, और इंग्लिश में हानि को बोलते हैं डिमेरिट्स। ठीक है, इसमें पहली हानि ये होती है कि परिणाम व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव होते हैं। परिणाम व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सभी व्यक्ति अपने अनुभव ठीक से नहीं बता पाते हैं। सभी व्यक्ति जो है अपने अनुभव ठीक से नहीं बता पाते। इसमें यह है कि यदि मान लो कोई पेशेंट है वो मेंटली डिस्टर्ब है तो अपने आप का जो है एनालिसिस करेगा तो अपने अनुभव जो है ठीक से नहीं बता पाएगा। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। थर्ड नंबर बच्चों और मानसिक रोगियों पर कम उपयोगी है। आ गया ना ये वापस तो, बच्चों और मानसिक रोगियों, मेंटली इलनेस, मेंटली इलनेस पर कम उपयोगी। ये इसकी 3 हानियां हो गई। ये हमारा अंतर्दर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है निरीक्षण विधि का, सेकंड पॉइंट आता है वो है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन एक्सट्रोस्पेक्शन
एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। बहिर्दर्शन विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। ये भी बहिर्दर्शन विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार, क्रियाओं, हाव भाव, बोलचाल और प्रतिक्रियाओं को देखकर उसके मन की स्थिति का पता लगाना बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर बहिर्दर्शन विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है बहिर्दर्शन विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार, जिसमें किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार, क्रियाओं, हाव भाव, बोलचाल और प्रतिक्रियाओं को देखकर उसके मन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। इस विधि में व्यक्ति खुद अपने मन का वर्णन नहीं करता है, बल्कि अन्य व्यक्ति जो है उसे बाहर से देखकर अध्ययन करता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने मन का अध्ययन नहीं करता है, कोई दूसरा ऑब्जर्वर होता है जो किसी दूसरे मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली इलनेस जो पर्सन होता है, या फिर कोई भी इंसान है स्ट्रेसफुल है, या फिर जिसको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उसके बारे में ऑब्जर्व करके उसको उसकी समस्याओं का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत बहिर्दर्शन विधि का अब उदाहरण, इसके बाद उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे कक्षा में यदि कोई छात्र चुपचाप बैठा है, सिर झुकाए हुए है और किसी से बात नहीं कर रहा है, तो शिक्षक उसके व्यवहार को देखकर समझता है कि छात्र उदास या चिंतित है। यदि किसी कक्षा में कोई छात्र चुपचाप बैठा है या उदास बैठा है, तो शिक्षक उसको देखकर, शिक्षक उसके व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार को देखकर यह पता लगाता है किस कारण
उदास या चिंतित है। यदि किसी कक्षा में कोई छात्र चुपचाप बैठा है, उदास बैठा है, तो शिक्षक उसके व्यवहार को देखकर यह पता लगाता है कि वह किस कारण से उदास या चिंतित है। किस कारण से उदास या चिंतित है। यही बहिर्दर्शन विधि का उदाहरण है। ये इसका उदाहरण है। जैसे सेकंड कोई उदाहरण हम लेते हैं, तो मान लो जब कोई बच्चा खिलौना छीनने पर रोने लगता है, लिख लेते हैं इसको। कोई बच्चा खिलौना छीनने पर, किसी बच्चे से खिलौना छीनने पर किसी बच्चे से खिलौना छीनने पर वह जमीन पर लोटपोट हो जाता है। लोटपोट हो जाता है। वह जमीन पर लोटपोट हो जाता है, तो माता पिता इसके व्यवहार से समझ जाते हैं कि वह गुस्से में। किसी बच्चे से खिलौना छीनने पर वह जमीन पर लोटपोट हो जाता है, तो माता पिता उसके व्यवहार से समझ जाते हैं कि बच्चा गुस्से में है। तो यह बहिर्दर्शन विधि का सेकंड उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं बहिर्दर्शन विधि के लाभ, इसके लाभ, मेरिट्स। तो हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं। लाभ, मेरिट्स। इसके लाभ क्या है? बच्चों और पशुओं के अध्ययन में उपयोगी है ये विधि। बच्चों और पशुओं के अध्ययन में उपयोगी। ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि बच्चे और पशु अपने मन की बात नहीं बता पाते। क्योंकि बच्चे और पशु जो है अपने मन की बात नहीं बता पाते। इसका सेकंड पॉइंट आता है, यह विधि सरल और व्यवहारिक विधि है। यह सरल और व्यवहारिक विधि है। इसमें ऑब्जर्व करता है दूसरा, अन्य व्यक्ति ऑब्जर्व करता है दूसरे व्यक्ति को, पेशेंट को। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, यह विधि वस्तुनिष्ठ होती है क्योंकि व्यवहार प्रत्यक्ष दिखता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होती है। क्योंकि व्यवहार प्रत्यक्ष दिखता है। क्योंकि इसमें व्यवहार प्रत्यक्ष दिखता है।
ठीक है। चौथा पॉइंट है शिक्षा अपराध और बाल मनोविज्ञान में उपयोगी है। शिक्षा अपराध और बाल मनोविज्ञान एजुकेशन, क्रिमिनल और बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी में यह विधि यूजफुल है। झूठ बोलने की संभावना कम होती है इसमें। इसमें झूठ बोलने की संभावना कम होती है। ये इसके 5 लाभ हो गए। ठीक है, अब इसकी हम हानियां देख लेते हैं एक बार। यह बच्चों और पशुओं के अध्ययन में उपयोगी होगी। ठीक है, यह सरल और व्यवहारिक विधि है। यह विधि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसमें व्यवहार प्रत्यक्ष दिखता है, वह कैसा व्यवहार कर रहा है। इसमें ऑब्जर्वर उसके व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षा अपराध और बाल मनोविज्ञान में उपयोगी है। इसमें झूठ बोलने की संभावना कम होती है, क्योंकि ऑब्जर्वर को सब पता होता है कि कोई पेशेंट या जिस पर एनालिसिस किया जा रहा है वह झूठ नहीं बोलेगा, तो पेशेंट इसमें झूठ नहीं बोल सकता। ऑब्जर्वर को पता होता है इसमें कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसके बाद में इसकी हानियां आती है। हानियां, डिमेरिट्स। इसमें मन की आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मन की आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये हो गया। इसमें मन की आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। और सेकंड पॉइंट है एक ही व्यवहार के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। एक ही व्यवहार के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। एक ही व्यवहार के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इसमें पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर का पक्षपात परिणामों को प्रभावित कर सकता है। हर व्यवहार का सही कारण पता नहीं चलता। हर व्यवहार का सही कारण पता नहीं चलता, केवल बाहरी व्यवहार पर निर्भर रहती है।
तो इसकी हानियां ये हो गई कि मन की आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। जैसे कोई भी ऑब्जर्वर है, वह दूसरे व्यक्ति के मन की भावनाओं को, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको पूरी तरह नहीं समझ सकता। वह केवल उसके व्यवहार को ही ऑब्जर्व करके समझ सकता है। एक ही व्यवहार के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर जो होता है, उसका पक्षपात परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यदि मान लो ऑब्जर्वर एनालिसिस करते वक्त या फिर उसका जब रिजल्ट आता है, तो ऑब्जर्वर अगर झूठ बोल देता है कि नहीं इसका ये नहीं है, ऑब्जर्वर जो होता है अगर किसी पेशेंट के साथ झूठ बोल देता है कि नहीं इसके साथ ये परिणाम नहीं है, कि इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसका जो पक्षपात परिणाम है उस परिणाम को प्रभावित कर सकता है। हर व्यवहार का सही कारण पता नहीं चलता इसमें, और यह केवल बाहरी व्यवहार पर ही निर्भर रहती है। ठीक है, इसका हो गया, हानि हो गई है इसकी। ठीक है, हम इसे एक लाइन में ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आत्मनिरीक्षण होता है, जो स्वयं का निरीक्षण होता है, वह खुद को देखना, यानी कि स्वयं को देखना मन की आंखों से, जैसे अपने मन में क्या चल रहा है, ये खुद को देखकर आत्मनिरीक्षण किया जाता है। और बहिर्दर्शन का मतलब ये होता है कि दूसरों को देखकर समझना, दूसरे के व्यवहार को देखकर एनालिसिस करना, ये बहिर्दर्शन का उदाहरण है, बहिर्दर्शन के अंतर्गत आता है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है विवरणात्मक विधि। ये हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।